नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन, यानी मंडे का एडिशन। और आज का एडिशन बहुत जोरदार है। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद अब विपक्ष भी मान रहा है कि मोदी मैजिक बरकरार है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर बाबू यानी अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की जीत है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी जीती है ये कह रहे हैं, तो जेडीयू कह रही है कि बीजेपी के पास सबसे लोकप्रिय नेता है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस में भी खटपट शुरू हो गई है। ममता बनर्जी का कहना है कि जनता की हार नहीं कांग्रेस की हार है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनावी नतीजों के बाद अब अहंकार भी खत्म हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या 5 राज्यों में चुनावी नतीजे इंडिया अलायंस की नींव हिलाकर गए हैं? आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर के सोमवार अर्थात मंडे एडिशन में। इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। जब नीति ठीक ना हो, आस्था ठीक ना हो और नियत में खोट हो तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी खास तौर पे देखता है। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे? मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ, ये एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा। अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। बीजेपी की जीत है और कांग्रेस की हार है, इसका इंडिया गठबंधन से कोई वास्ता नहीं। कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। जनादेश के संदेश का विश्लेषण देखिए। पॉइंट नंबर 1, विपक्ष के तमाम हमलों और आरोपों के बावजूद नरेंद्र मोदी अभी भी सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा है, और यह बात अब विपक्ष भी मान रहा है। अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं मोदी की गारंटी कांग्रेस के फ्री वाले कल्चर पर दांव पर भारी नहीं बहुत भारी पड़ी है। अब मैं बढ़ता हूं तीसरे पॉइंट की तरफ। जातिगत जनगणना का विपक्षी दांव फेल हुआ है। 80% आबादी बंटने को तैयार नहीं है, यानी इस देश का हिंदू बंटने को तैयार नहीं है, जो विपक्ष का बहुत बड़ा दांव था इस इलेक्शन से पहले। बढ़ता हूं मैं चौथे पॉइंट की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल को जनता ने नकारा है। राहुल गांधी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जनता ने उस शब्द को नकारा नहीं, सजा दी है कांग्रेस पार्टी को। बढ़ता हूं मैं आगे, 5वां पॉइंट। हिंदुत्व का मुद्दा चला है। सनातन को खत्म करने की बात जो इंडिया अलायंस कर रहा था, उसको एक कड़ा संदेश दिया है। और अगर अभी भी सनातन को खत्म करने की बात करेंगे तो इसका इंपैक्ट 24 में तो आएगा ही, आगे 2029 में भी देखने को मिलेगा। समूचे विपक्ष को सनातन की को समाप्त करने की बात करना महंगा पड़ रहा है भारत में, देश में। बढ़ता हूं मैं आगे। भारत जोड़ो यात्रा को 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों ने नकार दिया है। 3 राज्य हारते ही कांग्रेस अब दक्षिण बनाम उत्तर भारत वाला नैरेटिव रचना शुरू कर रही है, जो कि बहुत गलत और नेगेटिव है। बढ़ता हूं मैं आगे। 8वां, अगर इंडी गठबंधन रहा तो कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा।
तमाम बातें यही इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बढ़ता हूं मैं आगे। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का भरोसा बीजेपी पर लगातार बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी ने प्रो इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश और एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाले राज्यों में जीत दर्ज करी है। यानी कुल मिलाकर, और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने ये जीत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा चेहरा, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो कि जिन्होंने रणनीति बनाई पूरे चुनाव की और मैन टू मैन मार्किंग करी, और जगत प्रकाश नड्डा, और उसके बाद ये तीन चेहरे जो राज्यों में थे। लेकिन तीन की तिकड़ी यानी मोदी, शाह और नड्डा, इसकी तिकड़ी ने कमाल करा है। हिंदी भाषी इलाके के अंदर यानी हिंदी पट्टी में कांग्रेस को साफ कर दिया है। बड़ा सवाल यह है आज का, क्या कांग्रेस दक्षिण भारत तक सिमट कर रह गई है? यह आज का मूल सवाल है। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, नेता कांग्रेस पार्टी के। और तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। और टक्कर में आज हमारे साथ जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मुझे याद आता है जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। मुझे याद आता है कि जब मैं आपका संवाद कर रहा था भोपाल के अंदर होटल ताज में, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि शिवराज जी अब की बार क्या होगा, तो आपने बोला था कि अब की बार सरकार तो बनेगी ही और बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी। लेकिन क्या आपको लगता है इतनी बड़ी जीत का अनुमान था आपको? 150 पार? नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। मैं तो कंफर्टेबल इसलिए कहता था मेजॉरिटी के, वो लोग बड़बोला ना समझें, लेकिन जनता के बीच जी जो रिस्पांस मिल रहा था वो इतना जबरदस्त था कि साफ दिखाई देता था कि वो आशीर्वाद के रूप में और वोट के रूप में भी परिणत होगा। और इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि भारतीय जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करेगी। जी, लेकिन बम्पर ये जो जीत हुई है, ये शिवराज का काम बोला है या मोदी जी का मैजिक का असर है? देखिए, मोदी मैजिक हर जगह है। मोदी जी के प्रति देश और प्रदेश की जनता जी के मन में असीम श्रद्धा का भाव है, अडिग विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी, ये नाम ही ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी कि पत्थर पे अगर चुनावी वैतरणी पार करने के लिए नाम लिख दिया जाए जी तो सफलता का पुल तैयार हो जाता है। तो मोदी जी के प्रति जो अटूट और अडिग विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं स्वयं ये मानता हूं जी कि हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में पैदा हुए जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में देश को और प्रदेश को विश्वास है और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब भारतवासियों का सीना गर्व से फूल जाता है। तो मोदी जी का नाम, उनकी जो सभाएं हुई, उनका असर और प्रभाव, और डबल इंजन की सरकार जी मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली ने हमको बहुत दिया है। प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या फिर अलग अलग जनता के कल्याण की योजनाएं हो, उनका भरपूर लाभ। और हमने कोशिश की कि वो ढंग से क्रियान्वित करें। देखिए, जो राज्य ढंग से क्रियान्वित करता है उसको फायदा मिलता है। हमने भरपूर लाभ उठाया, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं थी जी। केंद्र सरकार के कामों का ढंग से नीचे क्रियान्वयन और प्लस राज्य सरकार के काम, ये दोनों मिलके एक पे एक 11 हो जाते हैं। क्योंकि लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मामा का बहनों को रिटर्न गिफ्ट था। जो लाडली बहना योजना आपने चलाई वो गेम चेंजर साबित हुई, और वो रिटर्न गिफ्ट था 160 सीटें
रिटर्न गिफ्ट था भांजियों का मामा को। देखिए, महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है और ये अकेली लाडली बहना योजना नहीं है जी। जब पहली बार मुख्यमंत्री में बना तो लाडली लक्ष्मी हमने 2005 में शुरू की थी और वो उस वेदना से शुरू की थी जो हमने गांव में देखा कि बेटियों को बोझ समझा जाता है जी। इसलिए कई बार बेटियां कोख में मार दी जाती थी। सेक्स रेशियो बदल गया था, 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। जब पहली बार मौका मिला तो हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मन में यह संकल्प था कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लखपति हो, बोझ ना लगे, वरदान बने। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हैं जो इस योजना का लाभ उठा रही है। लाडली लक्ष्मी के बाद हमने कन्या विवाह योजना बनाई। फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों और बेटियों को दिया। इसके बाद हमने गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% रिजर्वेशन हमने दिया है। पुलिस की भर्ती में भी 35% रिजर्वेशन बेटियों को। फिर अगर बेटी या बहन के नाम पर संपत्ति खरीदें तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का कर दिया। संबल जैसी योजना बनाई, मातृवंदना जैसी योजना प्रधानमंत्री जी की योग्य क्रियान्वयन किया। तो एक लंबी श्रृंखला थी महिला सशक्तिकरण की, इसलिए विश्वास हम में था लोगों को। उसकी अगली कड़ी बनी लाडली बहना योजना। मैं देखता था कि अगर बहनों को 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी, गरीब बहनों को, तो हाथ फैलाने पड़ते थे। तब मन में एक विचार आया कि बहनों का खाता हो, उस अकाउंट में उनके हर महीने पैसे जाएं। इसकी शुरुआत अमीश जी आज आपने पूछा है तो मैं बताता हूं जी। 2017 में हमने बेगा, भारिया, सहरिया जी, जो गरीब जनजाति से, सबसे पिछड़ी जनजाति से बहनें आती थी, उनके लिए योजना मैंने बनाई थी, मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना। और हम उनके खाते में 1000 रुपया डालते थे। उसका इतना सकारात्मक उपयोग उनने किया कि परिवार में बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया। तो मुझे लगा कि बहनें कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। अगर उनके पास पैसा जाएगा तो परिवार के कल्याण में इस पैसे का उपयोग होगा। और तब यह विचार आया कि केवल बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को नहीं, हम सब बहनों के खाते में पैसा डालेंगे जी। और फिर लाडली बहना योजना बन गई। मैं सच बताता हूं, जब मैंने बहनों से पूछा इस योजना का इम्पैक्ट क्या है, उनका पहला उत्तर था, सबसे पहली चीज तो ये हुई है कि हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है, सास प्रेम से बोलती है, पति का भी देखने की दृष्टि और बोलने का लहजा बदल गया है और हम आत्मसम्मान के साथ अब जी रहे हैं। कई बहनों ने अलग अलग काम प्रारंभ कर दिए। किसी ने सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली, किसी ने चाय की गुमटी खोल ली, किसी ने सब्जी की दुकान खोल ली और उनकी आजीविका चलने लगी। तो अद्भुत थी योजना जिसने उनकी जिंदगी में बदलाव किया। और ये सच है अमीश जी, उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए भी जाता था या उसके पहले भी आचार संहिता आपने के पहले, तो एक साल में मैं एक नोट पढ़ रहा था, मैं एक अखबार में लेख पढ़ रहा था, आपने तो एक साल में कितने दौरे करे हैं। अगर मैं उन दौरों की हिसाब किताब निकालूं तो मुझे लगता है कि 165 विधानसभाओं में तो आपने खुद ही आचार संहिता लगने के बाद प्रचार किया है। तो मतलब ये जो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जब इलेक्शन चल रहा था तो आपको भी तो थकान होती होगी, आपको लगता होगा कि अब ये इलेक्शन कब समाप्त हो। मामा थकता नहीं है जी, मैं लगातार काम करता रहता हूं। ये ईश्वर की कृपा है कि हमने चुनाव के पहले भी चुनाव के जैसे ही काम किया। पूरे प्रदेश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा। लाडली बहनाओं के ही हमारे 52 जिलों में सम्मेलन हुए, जिनमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक संख्या बहनों की होती थी और मैं बहनों से संवाद करता था। ये आचार संहिता के पहले और आचार संहिता के बाद 165 सभा हम कर पाए, दिन और रात दौड़ के की। उस सभाओं के अलावा भी फिर अलग बैठ के टेलीफोन पे बात, रणनीति बनाने के काम, अनेकों तरह के कामों में लगे रहते थे। और ये ईश्वर की कृपा है कि एक जज्बा, जिद और जुनून दिल में था कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए फिर से भाजपा की सरकार जरूरी है। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहिए ताकि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ सके। और इसलिए लेकिन एक बात शिवराज जी माननी पड़ेगी, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा किला हो गया है भारतीय जनता पार्टी का जिसे हिलाना नामुमकिन है। गुजरात में 150 वाली जीत और मध्य प्रदेश में भी 160 वाली जीत।
निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा के चुनाव की। 29 की 29 सीटें हमको जीतना है। पिछले बार हम जीते थे 2014 में 28, 2019 में जीते थे 29, 2014 में 27, 2019 में 28 जी। और इस बार हम 29 की 29 सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बहुत मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी। यानी आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सपुत्र नकुलनाथ की सीट भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो वो मिलके गए हैं थोड़ी देर पहले आपसे, तो कमलनाथ जी जब मिलने के लिए आए तो क्या बोले? जितना हमारा लक्ष्य है जी जी। मैं कहा कमलनाथ जी अभी आपसे मिलने के लिए आए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या बात हुई? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ऐसा था कि जब पिछली बार जी उनकी ज्यादा सीट आई थी तो मैंने बधाई दी थी और एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि भाई आप जीत गए, आपको बधाई। आप इस बार उनने मुझे बधाई दी आके और शिष्टाचार की बातें ही हुई, सामान्य शिष्टाचार की। लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं। एक उनके नेता हैं उदित राज, वो कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई इसीलिए तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आपके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहां भी बीजेपी आ गई। फिर हम तेलंगाना क्यों छोड़ते साहब? अगर ईवीएम से हो सकता तो तेलंगाना भी हम जीत जाते। देखिए ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। मुझे पता है कि अब ईवीएम ये शुरू होगा और इंडी गठबंधन जो जमीन पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कहीं टिकता नहीं है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा, एक ही राग अलापेगा, ईवीएम ने हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। अब ये कोई बात होती है? आप हिमाचल में जीत जाओ तो ईवीएम नहीं है, अगर आप जी तेलंगाना में जीत जाओ तो वहां ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में जीत गए भाई। शिवराज जी, तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, इसीलिए तेलंगाना जीत गए हैं। लेकिन वो उस यात्रा का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं देखने को मिला, लेकिन तेलंगाना में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी जहां जहां से निकले भारत जोड़ो यात्रा में, वो सब जगह हार गई कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहा, लेकिन यहां क्या हुआ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो उस रूट पे अगर आप चले जाएं तो कांग्रेस बुरी तरह हारी जी। लेकिन ये जो एक बार बार मैं इस सवाल को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला ये जो 3 प्रदेशों में जीत हुई है, ये जो जीत की हैट्रिक है, ये 24 में हैट्रिक की भी गारंटी है। 2024 की आपने बोला आप लोगों ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे। उन्हें लगेगा अकेले मोदी का मुकाबला करना, बीजेपी का मुकाबला करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। देखिए, इनके ना विचार एक हैं, ना सोच एक है, ना दिशा एक है, ना दृष्टि एक है। मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ? कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश वखलेश, और वो कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। अखिलेश जी, ये एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडी गठबंधन पर किसी को विश्वास नहीं है। आप ये नोट कर लीजिए अमीश जी, जिस दिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे मई 2024 में, भारतीय जनता पार्टी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी बहुमत के साथ जीतेगी और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे ही, लेकिन अभूतपूर्व बहुमत के साथ। आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष हार का गुस्सा भारत की संसद में ना उतारे, नेगेटिव पॉलिटिक्स को बंद करे जो बीते 9 सालों में उन्होंने करी है। क्या आपको लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गई है? राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए जिस पर आपने भी बोला राहुल गांधी को कि राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। आप बताइए, इस बुद्धि को मैं क्या कहूं? क्रिकेट का मैच हो रहा है, हर एक प्रार्थना कर रहा है भारत जीते भारत जीते।
खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पीएम साहब पहुंचते हैं, खेलों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं वो, और उस पर आप कमेंट करो। खेल खेल होता है भाई, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। क्रिकेट तो एक कहावत है कि फुटबॉल बाय डांस, क्रिकेट बाय चांस। कई बार एक आधी विकेट गिर जाता तो सारे परिणाम बदल जाते हैं। भारत अभी दनादन जीत रहा है। अब अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो भी मैंने तो ये कहा कि वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हार जाए तो कुछ कहने का मौका मिल जाए। भारत हार जाए इसकी परवाह नहीं है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल जाए। अभी अंधा विरोध, ये शत्रुता की सीमा तक विद्वेष, यही तो नेगेटिव राजनीति है। ये कांग्रेस के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये खुद राहुल गांधी के हित में नहीं है। बचकानी सी बातें करते हैं वो, तो लोग हंसते हैं। लेकिन एक ये जो पूरे हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट करा, नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर बनाम दक्षिण। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? दक्षिण में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। तेलंगाना में भी हमारी ताकत बढ़ी है। आपने देखा हमारी प्रभावी उपस्थिति अनेक राज्यों में दक्षिण में है। और ये ऐसे लोग हैं कि जो देश को बांटने के लिए किसी भी सीमा तक कुछ भी कह दो। अरे क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई उत्तर नहीं, कोई दक्षिण नहीं, सारा भारत एक है। और हम अपने देश की जनता से प्यार करते हैं। अब मेरे तमिलनाडु के भाई बहन, केरल के भाई बहन, आंध्र के भाई बहन, कर्नाटक के भाई बहन, तेलंगाना के भाई बहन, हमारे भाई बहन हैं। हम सब भारत माता के बेटे बेटियां हैं। इस तरह का सोच ये तो देश के खिलाफ जाता है भाई। सब एक है हम सब। सनातन को गाली, उत्तर बनाम दक्षिण, नेगेटिव पॉलिटिक्स, क्या आपको लगता है कि ये कुछ कारण रहे जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलवाई? देखिए, ये बीजेपी विरोध में, मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं जी कि सनातन तक का विरोध करने लग जाते हैं। और इसके कारण नुकसान सनातन का नहीं होता। सनातन को क्या बिगाड़ोगे आप? आदि है ना अंत है। कौन कौन आए और चले गए, सनातन अपने स्थान पर लगातार आगे बढ़ता रहा। नुकसान इन्हीं का होना है, नुकसान हुआ है ऐसी चीजों से भी। एक सवाल महत्वपूर्ण है। इंडिया अलायंस की आप बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले, आज ही बोला, उन्होंने बोला कि अगर ठीक से सीट शेयरिंग हो जाए तो बीजेपी को हर प्रदेश में हराया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी के खिलाफ हो सकती है, क्या उसकी काट है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह की रणनीति भी जोरदार थी, मोदी जी का चेहरा था, और ममता बनर्जी कह रही है कि अगर सीट बाय सीट मार्किंग करेंगे तो बीजेपी हार जाएगी। अमित भाई, मैं आभारी हूं उनका, बहुत कुशल रणनीतिकार हैं। और एक चीज उनके दिमाग में स्पष्ट रहती है जी, रणनीति बनाते हैं तो पार्टी के साथ साथ वो देश का भी सोचते हैं, देश के हित में क्या है। और इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको, और यहाँ भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव जी और शिव प्रकाश जी, इनने भी बहुत प्लानिंग से काम किया। तो अमित जी की रणनीति का सचमुच में बहुत लाभ मिला है। एक सवाल, आखिरी दो सवाल है। बुधनी में आप सिर्फ फॉर्म भरने गए और वहां की जनता ने आपको 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जिता दिया। क्या कहना चाहते हैं बुधनी की जनता को? देखिए, वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है जी जी, मैं नेता नहीं हूं, मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया, सब भाई बहन और भांजे भांजी हैं। लेकिन बुधनी की जनता अद्भुत है, मैं प्रणाम करता हूं। मुझे कह देते हैं कार्यकर्ता और जनता कि भाई फॉर्म भर के आना, फिर मत आना, केवल वोट डालना और चले जाना। और मैं किसी भी चुनाव में बुधनी नहीं गया और पहले से ज्यादा वोट से मैं जीत जाता हूं। और एक बात और, जब बात निकली है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुधनी की जनता मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। मैं एक दिन फॉर्म भरने के पहले किसी एक दिन निकलता हूं, बीच बुधनी के बीच में एक सड़क है, उस सड़क से दोनों तरफ के गांव के लोग वहां आते हैं आशीर्वाद देने,
और साथ में एक थैली भी देते हैं जिसमें पैसे होते हैं और एक पर्ची होती है जिसमें नाम लिखा रहता है, रामलाल के 100 रुपया, श्यामलाल के 50 रुपया, मुन्नी बाई के इतने रुपया या राधा बाई के इतने रुपया। अब ये अद्भुत है, मुझे पैसा भी जनता चुनाव लड़ने के लिए देती है। गरीब से गरीब आदमी मेरे हाथ में कुछ ना कुछ देता है कि भैया ये चुनाव लड़ने के लिए आप पैसा भी देते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और वोट भी देते हैं। मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूं जो ऐसी जनता और जनता का ऐसा प्यार और ऐसे कार्यकर्ता मिले हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो पैसा तो जो जनता का पैसा है वो तो आपके लिए जीत का शगुन हो गया। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार हर हालत में बनेगी, लेकिन वहां भी बीजेपी आ गई। क्या आपको इसका बड़ा कारण क्या नजर आता है? अगर एक कारण पूछूं मैं, एक कारण अगर कहें तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास। जी, और क्या माना जाए कि आप अब मध्य प्रदेश की दोबारा कमान संभालने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के लाडले मामा। मैंने पहले भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़े मिशन की पूर्ति के लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी उस बड़े मिशन की पूर्ति का माध्यम है हमारे लिए, और वो मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, जहां जनता सुखी रहे और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख प्राप्त करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए। ऐसे राज्य और समाज जीवन की रचना करना और ऐसे राष्ट्र का निर्माण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उस युग में हम पैदा हुए हैं जब नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। अभूतपूर्व हमारा देश प्रगति करेगा और जनता लगातार आगे बढ़ ही रही है। अब हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो हम गौरवान्वित हैं किस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। जब इस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं और मैं क्या बनूंगा, ये नहीं सोचते हम, ये नहीं सोचते। लेकिन जनता ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया है। जनता देखना चाहेगी सीएम आपको, प्रदेश की जनता का प्यार आशीर्वाद है और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन कहां काम करेंगे ये मेरी पार्टी तय करेगी, हमारा मिशन तय करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कहां काम करना है। जी, आपके कई मंत्री भी चुनाव हार गए, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? विश्लेषण करेंगे। आप अक्सर गुनगुनाते हैं, वहां का भी विश्लेषण करेंगे। जी, अक्सर आप गुनगुनाते हैं, तो कुछ एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? आज इतना बड़ा जनता ने आपको प्यार दिया है। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बड़ी जीत के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को आपने दिलाई है। आपने कहा था मैं बीजेपी की सरकार वापस लाऊंगा, और इस सरकार को आप वापस नहीं लाए। इसे कहते हैं बाजे गाजे के साथ एक ऐसी जीत जो अप्रत्याशित है। शिवराज जी। अमीश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम, और जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया, इस जीत के मायने क्या है? क्योंकि अधीर रंजन भी कह रहे हैं कि यह जीत बीजेपी की नहीं है, यह जीत तो मोदी की है। गौरव भाटिया। सभी को नमस्कार। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं जनता का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और सुनिश्चित किया कि एक ऐतिहासिक जीत छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की हो। आपने कहा संदेश क्या है? संदेश आज ये है, जो बात हर नागरिक चीख चीख के कह रहा है, लेकिन जो बहरा विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, सपा है, तमाम पार्टियां हैं, नहीं सुन पा रही कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। और एक गारंटी नरेंद्र मोदी जी की ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी अगर कह देते हैं तो जनता को यह पता है कि सूर्य
चाहे पूरब से निकले चाहे पश्चिम से निकले, लेकिन वो गारंटी पूरी होगी। तो एक ही गारंटी है नरेंद्र मोदी जी के, जिनके सामने सारे विपक्षी दल बौने हैं। दूसरी बड़ी बात, जो नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा 4 जातियां जिनका सशक्तिकरण करना ही मेरा उद्देश्य है, मकसद है, महिला, गरीब, युवा और किसान। और दूसरी तरफ बांटने की राजनीति है, जिसमें ये लोग जात के आधार पे, धर्म के आधार पे बांट देते हैं, क्योंकि इनका वोटों को फायदा होता है। उस राजनीति का सूर्य अब अस्त हो गया है। तीसरी बड़ी बात, कुछ भी करना, नरेंद्र मोदी जी को गाली मत देना। अगर नरेंद्र मोदी जी को पनौती बुलाया तो जनता ने बताया कि पनौती कौन है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 2 दशक से दिन रात केवल एक उद्देश्य से मेहनत करी है। पहले अपने प्रदेश गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, उसे कैसे आगे लेके जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि देश को आगे पहुंचाना है, सबसे ऊपर पहुंचाना है। और अंत करूंगा एक बात कह के, लोग ये समझते थे, हम सब जानते थे कि करंट लगेगा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा अमीश जी कि ट्रांसफॉर्मर फूक गया है कांग्रेस पार्टी का। आत्मचिंतन का समय है। इनके अपने घटक दल इनको गाली दे रहे हैं। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मर फूक गया है पूरी तरह से, जो गौरव भाटिया कह रहे हैं। और देखिए, आज की मैं बहस के 3 मुद्दे बता देता हूं। मोदी मैजिक के आगे सब फेल है। दूसरा मुद्दा, 23 की जीत 24 की में हैट्रिक की एक गारंटी है, और कांग्रेस हारी तो उत्तर बनाम दक्षिण का बंटवारा करने की बात कर रही है। और खतरे में है विपक्षी गठबंधन का भविष्य। जवाब दीजिए। अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल तो गौरव भाई को और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो प्रचंड बहुमत उनको मिली है इन 3 राज्यों में। उम्मीद करते हैं कि देश की और राज्यों की सेवा करेंगे। जी, गौरव भाई ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर सारे देशवासियों को विश्वास है। इस पर मैं यकीन करता हूँ। थोड़ा सा विश्वास मणिपुर में भी दिखा देते, आज तक इंटरनेट बंद है। थोड़ा सा विश्वास उन रेसलर महिलाओं को भी दिखा देते, उनकी भी थोड़ी गारंटी ले लेते, जिन पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उन महिलाओं को सेक्सुअली मोलेस्ट किया, ऐसा दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है। आज तक मुद्दे तो आप लोगों ने उठाए, पर पब्लिक को लगा कि मोदी काम कर रहे हैं हर तरफ, इसीलिए तो वो ये सब मुद्दों की तो बात हो गई। आज तो बात करते हैं ये कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति क्यों हुई है। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे उठाए, लेकिन जहां गलती कांग्रेस की यहां हुई है। 3 या 4 उनकी जो मेन गलतियां थी। एक तो जो सनातन धर्म को उन्होंने गाली दी, वो कोई भी सहन नहीं करेगा, और मैं उनको बार बार ये बात बताता रहा, आचार्य जी ने भी बताया कि गलत था। दूसरा, जो ये कास्ट सेंसस की बात उन्होंने की, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चलने वाला नहीं था। छत्तीसगढ़ में आपका जो अधिकतर ट्राइबल स्टेट है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पहले बाबूलाल गौर साहब, या अगर आप उमा भारती जी को देखें तो वो ओबीसी समाज से आते, तो वो कार्ड वहाँ पर चलने वाला नहीं था। इसलिए जो रणनीति होती, जो स्ट्रैटेजी होती, वो स्टेट के मुताबिक होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने भी कुछ गलतियाँ की थी। तीसरी गलती, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जो इंडिया अलायंस के जो छोटे पार्टनर्स, या छोटे पार्टनर्स गलत शब्द है, जो पार्टनर्स हैं जिनको उतनी सीट नहीं मिलने चाहिए थे, उन्होंने उतने सीट का दबाव डाला। सीट नहीं मिलने पर जो नुकसान हुआ है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते, साथ में चुनाव लड़ते, क्योंकि उनको तो 1% आधा % वोट मिला है, लेकिन फायदा भाजपा को हो गया। इशारा किसकी तरफ है? मैं सपा की तरफ कर रहा हूं। जो शब्दों का प्रयोग किया गया था कांग्रेस के नेताओं के प्रति, मुझे लगता है, बाद में ट्वीट्स डिलीट कर देते हैं, मुझे लगता है वो गलत है। कहीं ना कहीं अगर एक गठबंधन बनता है, इंडिया अलायंस बनता है, सबसे पहला तो इंडिया अखिलेश जी ने तो खुद बोला था कांग्रेस चालू पार्टी है, तो गलत है ना। एक चुनाव लड़ रहे, कमलनाथ जी एक बड़े नेता है, आप इस तरह की बात एक पार्टी के लिए करते, उस पार्टी ने जिसने आपका साथ दिया। देखिए आप तो गारंटी देके गए थे कि जीत रहे हैं कमलनाथ जी 100%, और ये जीतना चाहिए था, सनातन वाला नहीं होता था, ओबीसी वाला नहीं होता। और तीसरी चीज, ये जो गठबंधन की जो हमारे पार्टीज है, जिन्होंने साथ नहीं दिया, इनको साथ देना चाहिए था। एक चीज कहता हूं, जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे थे, कितने सीट सपा ने ऑफर किया था कांग्रेस को, आप बताइए। आप तो जानकार 10 सीट, तो आप वही सीट की अपेक्षा मध्य प्रदेश में कैसे कर सकते हैं, और कितने % आपको वोट मिले? तो अगर साथ में लड़ते तो प्रभाव पड़ता। तो कहीं ना कहीं सबको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। कांग्रेस पर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हमला है। कहा कि अब अहंकार तो कम होगा, अब अहंकार खत्म हुआ होगा, टू बी प्रिसाइज, अब अहंकार खत्म हुआ होगा।
परिणाम से अहंकार खत्म हुआ होगा। अखिलेश यादव ने 2 टूक कहा है, उम्मीद है कि अब रास्ता निकलेगा, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी रास्ते पे आएगी। और क्या उनका कहने में कोट एंड कोट उनके कहने में बहुत सारे शब्द हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अहंकार खत्म हुआ होगा कांग्रेस पार्टी का, अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक सवाल पहला उठ रहा था कि भाई ये मोदी जी की जीत है, किसी ने कहा भाजपा की जीत नहीं है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मोदी जी भी भाजपा के हैं, ये भाजपा की जीत भी है, मोदी जी की जीत। अखिलेश यादव की बात पर आपका रंजन चौधरी, अखिलेश यादव जी की बात पे भी मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बोला, उन्होंने कहा ये मोदी जी की जीत है, तो उन्हें ये भी बता देना चाहिए था हार किसकी है। तो हमारी पार्टी के सारे नेता जो हैं पता नहीं क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसके कहने पे कहते हैं, ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, विचित्र शोध का विषय है। लेकिन अब सवाल है अखिलेश यादव जी का। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि साहब अहंकार कम हुआ होगा। भाई किसका अहंकार? कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने हमेशा रीजनल पार्टीज़ की सरकारें बनवाई हैं, साथ दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों की सरकारें बनवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी पहले कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। बिहार में लालू जी का समर्थन हमेशा किया, ममता जी को भी समर्थन दिया है, एनसीपी नेता शरद पवार जी को भी पूरा समर्थन रहा है। और राज्यों की जितनी भी पार्टियां हैं जब बीजेपी से लड़ती हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा राज्यों की रीजनल पार्टीज़ का साथ देती आई है। लेकिन अफसोस की बात अमीश देवगन जी ये है कि जब जब रीजनल पार्टी मजबूत हो जाती हैं तो इनका पहला निशाना बीजेपी नहीं होती है जी, इनका पहला निशाना कांग्रेस होती है। अब मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत ही विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे खुद पूछिए कि अखिलेश यादव जी ने शुरुआत जब की तो क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी। और हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई हैं, एक हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी और भाजपा मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और भाजपा एक पार्टी है, और ये मैंने नहीं कहा, ये समाजवादी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर इंडिया गठबंधन का औचित्य क्या रह गया? ना इंडिया गठबंधन का औचित्य रह गया, ना इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व बचता है। क्योंकि अगर कल को आप एक मंच पे आएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। अमीश देवगन 10 सेकंड गंभीर बात है, तहसीन जरा मैं पूरा कर लूं। भाई आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, बड़ा लॉजिकली मैं सवाल पूछ रहा हूं, गंभीरता से पूछ रहा हूं। आज कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी एक है, कल एक मंच पे आके कहेंगे हम कांग्रेस के साथ हैं, तो फिर तो आप सब बीजेपी से मिले हुए हो गए ना। जवाब अनुराग, गौरव भाटिया मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी पे पॉइंटेड बात पहुंच गई इसीलिए मैं जा रहा हूं उनके पास। अनुराग 30 सेकंड। जी देखिए, सबसे पहले तो आचार्य जी ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को जरूरत है समाजवादी पार्टी की, रीजनल पार्टी को उत्तर प्रदेश में। भाई समाजवादी पार्टी तो अपने दम पे सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। हमने कब कहा कि कांग्रेस आए और हमारी मदद करे? अरे चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात देश में होती है, तो हम लोग सब साथ मिलके तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं ना। मैंने ये कहा जब जब कांग्रेस की जरूरत पड़ी है तो हमने साथ दिया है। सुन लीजिए ना भारतीय, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में एक ही सीट जीती है। सुनी तो रहा हूँ, आपने कहा कि मैंने ये कहा, और वो भी समाजवादी पार्टी ने। अरे सुनते नहीं, मैंने जो कहा वो उस पे बात करो ना। मैंने ये कहा जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी के समर्थन की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन मैंने कहा कांग्रेस की एक ही कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से जीती है, वो भी समाजवादी पार्टी की मदद ना होती तो वो भी ना जीत पाती। एमएलए जो आपकी है, तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा आपकी मदद करती है कांग्रेस की। आप कह रहे हो कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी। अरे समाजवादी पार्टी समाज के अंदर में नफरत करने वाली राजनीति को देश से हटाना चाहती है, इसके लिए तो कांग्रेस को भी आगे आना पड़ेगा ना। कांग्रेस अगर इस माने अगर मध्य प्रदेश में आपके चुनाव में कांग्रेस इस धुन में रहेगी कि हमें जरूरत नहीं किसी की, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे, हमें गठबंधन का कोई साथ की जरूरत नहीं, तो फिर गठबंधन का मतलब ही क्या निकलता था? इसी बात का तो गठबंधन का मतलब निकलता था, इसी बात तो आप घमंड में थे। आपका घमंड इस बात पे था कि आप कर्नाटका जीत गए थे, आप हिमाचल जीत गए थे, आपको लग रहा है कि हमें किसी की अब जरूरत नहीं है, तो गठबंधन का धर्म आप निभा कहां रहे थे? उससे तो नहीं निभा रहे, तो उसकी सजा आपको जनता ने दी।
जनता समझ गए कि आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते तो आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ते ना, तब तो ठीक है। ये बड़ा हमला है, ये बड़ा हमला है। इसलिए तहसीन भी बोलना चाहते हैं, आचार्य भी बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं। गौरव भाटिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब अक्ल आ गई होगी, अहंकार खत्म हुआ होगा। मैं आऊंगा आचार्य जी आपके पास, क्योंकि आप पे सीधी टिप्पणी करी है। गौरव भाटिया, ये जो करोड़ों दर्शक आपका बेहतरीन कार्यक्रम देखते हैं ना अमित जी, इनके मन में भी वही सवाल आ रहे हैं जो मेरे सवाल हैं। मुझे समझ में नहीं आया, तहसीन मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, उनको आपने बुलवाया, फिर आप आचार्य प्रमोद जी को बुलवाते हैं, बड़े ही विद्वान नेता हैं, बड़े ही ओजस्वी प्रवक्ता भी हैं। फिर आप ऐसी पार्टी के पास जाते हैं जिसकी साइकिल गई है टूट, जिनसे जनता गई है रूट, पंचर है उनका टायर, हवा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गौरव जी, आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं। आज आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। आपके देखिए, सवाल ये उठता है कि अरे अनुराग भाई को आज आप इस तरह अरे अनुराग भाई सुनिए, अभी आप कांग्रेस को सीख दे रहे थे, अहंकार खत्म करिए। अब आप सुनिए, गौरव भाटिया को सुनिए। तो मैं नहीं, इन्होंने कहा साइकिल, तो मैंने कहा उसी साइकिल पे बैठ के चले, ये उसी साइकिल से ये यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं। बताइए आप बताइए ये हिंदुस्तान की संस्कृति, उसका जवाब दे देंगे। आप कह रहे हैं ना उसी साइकिल आप आगे बढ़ोगे, उसी को गाली देने साइकिल का बहुत बड़ा एहसान है। जवाब देंगे गौरव भाटिया, इंतजार करिए 30 सेकंड। गौरव भाटिया, हाँ सुनिए। अमीर जी, अभी मैंने कहा करोड़ों दर्शक आपके बेहतरीन चैनल और बेहतरीन डिबेट को देखते हैं, पूरे देश के सबसे अच्छे एंकरों में आपका नाम आता है। गली नुक्कड़ की डिबेट तो मत बनाइए ना। कोई अच्छी बात करने जा रहा है, बीच में एक आदमी आ जाए, छाती पीटने लगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, ऐसा मत करिए। अब मैं उत्तर देता हूं एक एक करके। तहसीन मेरे भाई हैं। तहसीन, याद है वो दिन जब आप कह रहे थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, वही बनेंगे। हर डिबेट में आके आप कहते थे, मेरे कार्यक्रम में। तो आपके लिए अर्ज किया है, मुस्कुरा दीजिए, तहसीन को दिखाइए जी। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं। मार्च में मैं बुलबुल हूं और जुलाई में मैं परवाना हूं। मतलब ऐसे रंग बदलते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी कहेंगे मुझे मेरा शिष्य मिल गया गिरगिटान की तरह। लेकिन बड़ी बातें क्या है अमीर जी? बड़ी बातें देखिए ये है, नरेंद्र मोदी जी को आपने गाली दी, जनता ने सबक दिया। हिंदुत्व को गाली दी। मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमारे ईश्वर महादेव के नाम पे छत्तीसगढ़ में घोटाला कर डाला, हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ रोग बता डाला। और इसीलिए जनता ने कहा देखो कैसे तुम्हें भारतीय राजनीति से मिटा देंगे। तीसरी बड़ी बात, हमारे पास एक तिकड़ी है, ये ऐसी है जहां जाती है विजय लेके आती है। इनके पास गुण है जनता की सेवा करने का। नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और साथ में अमित शाह जी। और इनके पास भी एक तिकड़ी है, स्टार प्रचारक की तिकड़ी थी, सोनिया गांधी, भ्रष्टाचारी, बेल पे बाहर, स्टार प्रचारक बनी पर किसी रैली पे नहीं गई। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, मुस्लिम पार्टी कांग्रेस को बताने वाले। और वो क्या हश्र हुआ देखिए, भारत में सब जान गए हैं कोई रॉकेट लॉन्च हो जाए, ये राहुल गांधी नामक रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। तीसरा, प्रियंका वाड्रा गांधी क्या अपशब्द बोले थे प्रधानमंत्री के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी वक्तव्य सुन रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा ना पता चल गया किसकी क्या हैसियत है, क्या राजनीतिक कद है। ये इसलिए आवश्यक है जानना कि जनता से जुड़ के चढ़ो, ये नहीं कि ईवीएम का ठीकरा फोड़ने लगे। जवाब ले लेते हैं। यादव ने कहा कि बैलेट पेपर पे वापसी हो जानी चाहिए। बैलेट पेपर 1 महीना लग जाए काउंटिंग में तो क्या है, अमेरिका में ऐसा होता है। संजय राउत ने यही बात बोली। क्या ये नहीं कहेंगे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अगर तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे तो प्रश्न उठाओगे ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। यही उदित राज तो उठा ही रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। उदित राज तो उठा ही रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। अखिलेश यादव ने भी कहा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ मैं वापस आऊंगा।
वाली थी 1%। मतलब सोचिए नोटा का 100वां हिस्सा थे ये। टूटी फूटी साइकिल वाले, पंचर साइकिल, टायर गया फट और हालत गई है इनकी घट। ये हालत है। तीसरा, छत्तीसगढ़ आते हैं। अब दर्द होगा, पकड़ लीजिए उनको। छत्तीसगढ़ में सीटें आई, फिर से अंडा, 3 अंडे आए हैं, ऑमलेट बना के आपको खिलाएंगे। और वोट परसेंटेज था 0.04% और नोटा था 1.26%। अब आप मुझे बताइए, ये जो टूटी फूटी साइकिल है, जिसके पास नेता नहीं, नीति नहीं, ये क्या टक्कर लेगी किसी से? कांग्रेस पार्टी और इनकी हालत एक ही जैसी है। केवल मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण करेंगे, हिंदुओं को गाली देंगे और वंशवाद के ये परिचायक हैं और इसीलिए हारते हैं। और अब मैं आता हूं, ये कह रहे सब एकजुट हो जाएंगे। आपको मालूम है 25, 40, 50 जितने दगे कारतूस इकट्ठे करने हैं कर लीजिए, सब पे से आवाज एक ही आएगी। सब इकट्ठे होते हैं, फुस। समझ गए ना क्या आवाज आएगी? ओके अनुराग का जवाब जरूरी है। ओके गौरव यू मेड योर पॉइंट। अनुराग आपकी अब आपकी और आपने जहां तक बात करी, आईपी सिंह ने जिन शब्दों को ट्वीट किया था, वो मैंने उन शब्दों को कोट अनकोट करके बताया। क्या आपको लगता है वो जायज था? और गौरव भाटिया की बात का जवाब अनुराग जी। देखिए उस व्यक्ति की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की नहीं थी उसको, और उसको बोला गया डिलीट करने। कोई आदमी व्यक्तिगत रख देगा तो पार्टी उसको इंस्ट्रक्शन देती है। गलत कर रहे हो आप। पार्टी से बाहर किया आपने आईपी सिंह को? संस्कृति संस्कार नहीं है। पार्टी से बाहर किया आईपी सिंह ने एक राष्ट्रीय नेता को मंदबुद्धि कह दिया, बाहर किया। हर बात में आप बीजेपी ने भी कहा नहीं था। एजेंडा चलाने लगे। अरे मुझे बोलने दीजिए, अरे मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा प्रभु जवाब ले लीजिए, मैं जवाब देता हूं। आप चिल्लाने लग जाते हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तो झगड़ा बीजेपी से है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे शब्दों का हम लोग इंडोर्स नहीं करते। कोई व्यक्तिगत राय रखता है तो उसको टोक दिया जाता है। मैच दिखाने के लिए तो आईपी सिंह को लेके गए, फोटो भी उन्हीं की डाली। अरे सुन तो लीजिए आप, हर बात सुनने को आप तैयार नहीं है। अरे कार्यकर्ता कोई भी नेता के पीछे चला जाता है तो उसको कैसे, नेता है तो नेता के पीछे कार्यकर्ता आते हैं, उसमें कौन सी बुराई है भाई? कार्यकर्ता पीछे आता ही है। दूसरी बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति बार बार, आप सोचिए जिस रास्ते से आप निकल के आते हो, जिस साइकिल से चल के आप मुस्कुरा के हंसते हुए दिल्ली तक आते हो, फिर उस साइकिल से जब दिल्ली की मंजिल पे पहुंच जाते हो तो फिर साइकिल को कहते हो कि नहीं अब टूटी फूटी है। ऐसा कोई करता है क्या? हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा है क्या? नहीं है ना। आपको सम्मान करना चाहिए, पूजना चाहिए साइकिल के, रोज पैर छूने चाहिए। साइकिल देवता, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है, आपने मेरी पहचान बनाई है। आज बीजेपी वाले मुझे पूछते हैं क्योंकि आपने मुझे दिया है। आप उसके पैर छुओ, उसकी पूजा करो, बजाय उसका अपमान करने की बात करते हो। ये तो प्रभु भी देख रहा है, हिंदुस्तान भी देख रहा है। आप उसका अपमान करने की कोशिश करते हो जिसने आपको सम्मान दिलाया है। और जो सम्मान दिलाने वाले का अपमान करता है, उसका सम्मान कभी इस देश में तो नहीं हो सकता। बीजेपी भी इस बात को खूब भली बात जानती होगी कि भाई ये कमल पे आज कमल के साथ है, कल कमल के सहारे यहां तक पहुंचे। फिर कमल अगर किसी तरह से मुरझा जाएगा तो फिर कहेंगे कमल मुरझा गया है, कमल कैसा है। तो ये संस्कृति संस्कार ठीक नहीं है, इसको सुधारिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कभी नहीं कीजिए, क्योंकि जो आपकी मदद करता है, मदद करने वालों को हमेशा एहसान मानिए। देखिए, हर रिश्ते की नींव जो होती है ना, वो एक दूसरे के लिए सम्मान होना, एक दूसरे के साथ खड़े होना। जी मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय थे और रहेंगे, और मेरे पिताजी हमेशा उनके साथ खड़े रहे और वो भी खड़े रहते थे मेरे पिताजी के साथ। लेकिन अगर ये कहेंगे साइकिल पे चल के आए, तो मैं ये जरूर कहूंगा, अगर जो व्यक्ति 41 साल में वरिष्ठ अधिवक्ता बना वो अखिलेश यादव के लिए खड़ा ना होता तो अखिलेश यादव जेल में होते। तो किसके ऊपर किसका एहसान है, पहले ये जान लो मुंह खोलने से पहले। मुंह की बवासीर होना अच्छी बात नहीं है। और जो दो बड़े आपस में बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव से मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा, आप बीच में ना बोलिए। बड़ी खबर आ रही है, क्या बात हो रही है? जी इस समय बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ का बयान है, क्योंकि मेरे को मुख्यमंत्री पद पर नहीं रखा, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट में नहीं था। सीएम उम्मीदवारी पर पहली बार बोले हैं। संभव है समर्थकों में नाराजगी हो और इसीलिए कांग्रेस की हार भी हो गई, और सीएम कैंडिडेट ना बनाने से नाराजगी थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हार गई। लगा होगा कि सीएम मैं नहीं बन रहा, इसीलिए हरा दो। और कांग्रेस के कई सूत कह रहे हैं कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ भी हो सकती है उनको हराने के पीछे। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस में भी सवाल उठेंगे और वही उसी तरह के सवाल उठ रहे हैं? जवाब, सवाल उठना जरूरी है और इस पर सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है।
और ये पार्टी में कई ट्रेडिशन रही है। और जहाँ तक तेज सिंह देव जी का सवाल है, मैं बिल्कुल उस सवाल से इत्तेफाक रखता हूँ, उनके सवाल से। वे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे बघेल जी और तेज सिंह देव जी, लेकिन कहीं ना कहीं तेज सिंह देव जी को ऐसा लगा कि साइडलाइन हो। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन सनातन को गाली अगर तमिलनाडु में दी जा रही थी तो उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस के अस्तित्व पे भी सवाल खड़े करे जा रहे थे। ट्वीट कराया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि श्राप लगाए सनातन का, और वो सनातन का श्राप भारी पड़ेगा सब उन दलों पर जो सनातन और श्री रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत में इस बार कैसे फैसले हुआ है यह आप देखिए। 2 विधानसभा सीटों के नतीजे इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। पहली विधानसभा है मध्य प्रदेश की उदयपुर सीट, जहां कांग्रेस के गौरव वल्लभ 32,771 वोट से हार गए हैं बुरी तरह। यह वही उदयपुर है व्यूअर्स, जहां कन्हैयालाल साहू का गला रेत कर, गला काट कर सरेआम उन्हें मार दिया गया था। दूसरी सीट है छत्तीसगढ़ की साजा है, जहां पेशे से मजदूर ईश्वर साहू ने 7 बार के विधायक और बघेल सरकार के कृषि मंत्री और कांग्रेस लीडरशिप के करीबी रविंद्र चौबे को 5,196 वोटों से मात दी है। ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू को की बेमतारा में हुई सांप्रदायिक दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उनके मरने पर कोई कांग्रेसी वहां नहीं गया। ईश्वर साहू को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया और जनता की अदालत ने फैसला किया। दोनों जगह सरकारों पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का, तुष्टीकरण का आरोप लगा था। यह बात साफ है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। गुड नाइट, नमस्कार।